नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 12th लेक्चर की बात करेंगे। यहाँ कल तक हमने मोशन इन 1D के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी, डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन की बात की थी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे सामने देखिए आप, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meter below the top. Both reach the bottom simultaneously. What is the value of h? आपको हाइट पूछी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी h हाइट से, गिवन है क्वेश्चन में कि h हाइट से किसी स्टोन को ड्रॉप किया था और इसके 1 सेकंड बाद उससे 20 मीटर नीचे किसी बालकोनी से स्टोन को ड्रॉप किया था दूसरे को, और दोनों सेम टाइम बाद नीचे पहुंचते हैं। ये स्टोन आपके पास यहाँ आने में t0 टाइम ले रहा है। यहाँ से 20 मीटर नीचे से आपने एक दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया है जो ग्राउंड तक आने में t0 - 1 टाइम ले रहा है, क्योंकि 1 सेकंड बाद ड्रॉप किया था। तो इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं? t0 को आप क्या लिखते हैं? √2h/g। तो यहां से h क्या हो गया? 1/2g t0 स्क्वायर ना। और यहां से ये हाइट कितनी है आपके पास? h-20 है, और कितने टाइम में है? t0 - 1। तो आप लिख सकते हैं h-20 = 1/2g t0 - 1 का स्क्वायर। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2g t0 स्क्वायर -20 = 1/2g t0 - 1 का स्क्वायर। मैं इसको इधर ले आऊँगा, 20 को उधर ले जाऊँगा। 1/2g t0 स्क्वायर -t0 - 1 का होल स्क्वायर = 20। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये 10 था आपके पास, 5 कैंसिल हुआ तो 4, तो आपके पास क्या होगा? t0 a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो a माइनस b और a प्लस b, ओके। t0 -1 करेंगे, माइनस प्लस, ऐड करेंगे t0 + t -1। ये आपके पास 5 था, उधर जाएगा तो कितना बच गया? 4 बच जाए। तो आपके पास ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया? 2t0 = -1 = 4। तो t0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 5/2 आ गई। आपसे उसने क्या पूछा है? आपसे हाइट पूछी है, ओके। तो आप हाइट h को क्या लिख सकते हैं? h = 1/2g t0 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? 10 × 25/4। तो आपके पास ये आ जाएगा 125/4 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 31.25 मीटर आ जाएगा, ओके। 31.25 मीटर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, क्या है देख लीजिए इसको। ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी v from the top of a tower and it reached the ground with speed 3v. What is the height of the tower? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टावर से, h हाइट का कोई टावर है, इस टावर से किसी बॉडी को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था नीचे को, जो 3v वेलोसिटी से आकर ग्राउंड पर हिट करती है। v वेलोसिटी वाली बॉडी कितने स्पीड से आकर टकराएगी? 3v वेलोसिटी से आकर के टकराएगी। उस केस में आपको हाइट पता करनी है। आपके पास सिंपल इक्वेशन था v² = u² + 2gh, राइट। तो आपके पास v² कितना है? v की जगह 3v² = u कितना था? v² + 2gh। तो आपके पास यहाँ से कितना हो गया? h = 8v²/2g। आप लिख सकते हैं h = 4v²/g। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ओके। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए।
थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड. It is stopped after 3 seconds of its fall and then it again released. Find the total time taken by the stone to reach the ground. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि जब आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, जब आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो यह ग्राउंड तक 5 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन आपने क्या किया, इसके ड्रॉप करने के 3 सेकंड बाद इसको रोक लिया. कोई बॉडी गिर रही थी, आपने रोका, रेस्ट में लाई, फिर छोड़ दिया, तो फिर वो टोटल टाइम ग्राउंड तक आने में कितना लेगा. पहली बात देखिए, वो h हाइट तक आने में t टाइम लेता था, तो h क्या हो गया 1/2 GT स्क्वायर. t आपके पास 5 था तो 1/2 × 10 × 5 का स्क्वायर 25, मतलब 125 मीटर हाइट का था. 3 सेकंड में वो यहां पहुंचता है, तो 3 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, y इक्वल टू क्या हो गया 1/2, वही GT स्क्वायर आप लिख सकते हैं 1/2 × 10 × 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास कितना हो गया 45. तो ये वाली हाइट h रह जाएगी पीछे. ओके, इनिशियली 3 सेकंड में y चला, टोटल कितनी थी, कैसे पता लगा h 1/2 GT स्क्वायर. वो कह रहा है टाइम कितने में पहुंच सकता है, वो 5 सेकंड में, तो कितना हो गया 1/2 × 10 × 5 स्क्वायर 25, तो 125 मीटर टोटल हाइट. राइट, वो आगे कह रहा है फर्स्ट 3 सेकंड बाद उसे रोका गया, तो 3 सेकंड में कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, y इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर, t इक्वल टू 3, देन 1/2 10 × 9 45 मीटर ट्रेवल किया. रिमेनिंग h आपके पास कितनी है 125 माइनस 45 इक्वल टू 80 मीटर उसके पास रह गई है. ओके, अब जब इससे ड्रॉप किया है, यहां इसकी वेलोसिटी 0 है. व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, देन टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज गिवन एज t इक्वल टू √2h/g. आप लिख सकते हैं 2 × 80/10, तो आपके पास कितना आ गया 16, मतलब t इक्वल टू क्या आ गया. तो टोटल टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल टाइम पहले 3 सेकंड था और फिर कितना लगा 4, तो टोटल कितने टाइम में पहुंचेगी, वो 7 सेकंड में ग्राउंड तक पहुंच जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कॉइन इज ड्रॉप्ड इन ए लिफ्ट, इट टेक्स t1 टाइम टू रीच द फ्लोर व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी. कोई लिफ्ट है, वो स्टेशनरी है, तो उसके टॉप से कोई कॉइन ड्रॉप करते हैं जो उसकी फ्लोर तक t1 टाइम में पहुंचता है. इट टेक्स t2 टाइम व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/4. दूसरे केस में लिफ्ट g/4 से ऊपर जा रही है, उस केस में कॉइन को ड्रॉप करते हैं, तो t2 टाइम लेता है. देन फाइंड द t1/t2. देखिए क्या है कि आपके पास लिफ्ट स्टेशनरी थी पहले केस में. जब स्टेशनरी लिफ्ट थी, उस केस में जब आपने कॉइन को ड्रॉप किया तो वो g ग्रेविटी से नीचे गिरेगा और उसने h हाइट नीचे गिरना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट. और जब वो मूविंग लिफ्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेटेड लिफ्ट थी आपके पास, तो इस केस में जब ये ऊपर को a एक्सेलरेशन से जा रही थी, तो जब आपने उसी हाइट से ड्रॉप किया तो उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा g+a. तो ये h हाइट पर फिर आई. यहां भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां भी 0 थी, तो यहां के लिए तो आप लिख सकते हैं h इक्वल टू 1/2 GT1 स्क्वायर, और यहां के लिए क्या लिखोगे h इक्वल टू 1/2 G+a/T2 स्क्वायर. आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, आप पढ़कर आए हो, सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर बताता हूँ. एक्सेलरेशन से जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बॉडी का इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी g+a, नीचे जाएगी तो g-a. तो हाइट दोनों में सेम है, उस केस में आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप कह सकते हो GT1 स्क्वायर इक्वल टू G+a/T2 स्क्वायर. आपसे पूछा क्या गया है, T1/T2 पूछा है, तो आप क्या लिख सकते हो, T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √G+a/T2
जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g प्लस ए बाय जी, और a की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? g बाय 4, तो g प्लस जी बाय 4 ओवर g का रूट, तो ये कितना हो गया? रूट 5/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 39.2 मीटर, 39.2 मीटर से इसे ड्रॉप किया गया है। आफ्टर इट क्रॉसेस हाफ डिस्टेंस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीज टू एक्ट, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट हिट टू द ग्राउंड। देखिए, आपने जब इसे ड्रॉप किया है तो ये कह रहा है कि हाफ हाइट पर जाकर के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, क्यों होगा हम उस बात के पीछे नहीं जाएंगे, बस इसने बोल दिया है कि 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसके बाद वो कैसे गिरेगी? ये बॉडी की मोशन थी टोटल, ये हाइट h/2 है, ये भी h/2 है, इसके बाद ग्रेविटी नहीं लग रही, तो जो बॉडी की वेलोसिटी ये थी तो यहाँ उसी मोशन से चलेगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चलेगी। इसका मतलब ग्राउंड पर भी उसी वेलोसिटी से हिट, क्यों? क्योंकि इस रीजन में कोई ग्रेविटी नहीं है। तो आपको सिर्फ इस रीजन में वेलोसिटी पता करनी है। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, देन वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू रूट 2gh होता है। h की जगह क्या दिया है? h/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? v इक्वल टू रूट gh। अब देखिए 39.2 जैसी कोई वैल्यू दी है तो आप इसको लिख सकते हैं। इस केस में आप g की वैल्यू ना दी हो तो 9.8 ले लीजिए, 39.2 का रूट कर लीजिए। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन क्या है? A parachutist drop freely from an aeroplane for 10 seconds before the parachute opens out. वो कहता है कि पैराशूट के ओपन होने से पहले 10 सेकंड तक वो प्लेन से क्या है? फ्री फॉल गिरता है। 10 सेकंड तक वो फ्री फॉल गिरेगा, उसके बाद वो ओपन होगा, और जैसे ही वो ओपन होगा तब वो क्या होगा? नीचे की ओर गिरेगा, डिसेंड्स विद ए नेट रिटार्डेशन। तो उसके पैराशूट के ओपन होने के कारण उसके अंदर हवा भर जाएगी, जिससे क्या है? वो उसको ऊपर की ओर मतलब मोशन के अपोजिट क्या करेगा? उसे रिटार्ड करेगा, मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिससे वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगेगा, लेकिन किससे? एक रिटार्डेशन से आने लगेगा। ओके, अब आपको यहाँ दो चीजें पता करनी बहुत जरूरी है। पहले देखिए, जब आपने इसे ड्रॉप किया था तो इसने एक बात और भी बोली है कि टोटल हाइट उसकी कितनी है? 2495, और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, देन फाइंड हिज वेलोसिटी एट ग्राउंड। देखिए, ये आपके पास टोटल हाइट थी, कितनी थी? ये 2495 मीटर, और वो कह रहा है 10 सेकंड तक ये फ्री फॉल गिरा था, तो यहां तक t इक्वल टू 10 सेकंड तक ये फ्री फॉल गिरा। यहां तक जो एक्सेलरेशन था नीचे को g था, यहां तक जो हाइट चलकर आया है वो y थी। आपको ये हाइट पता कर लेनी है। यहां आने पर उसकी नीचे को वेलोसिटी v थी, इनिशियली v0 थी, और इसके बाद ये ऊपर की ओर इस पर रिटार्डेशन लगेगा। आपको यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। मोशन के दो पार्ट हो गए, देखिए गौर से। इस A से लेकर B तक जो मोशन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी थी, फ्री फॉल मोशन थी। उसके बाद की जो मोशन है B से C तक, ये रिटार्डिंग मोशन है, जिसमें बॉडी का नेट रिटार्डेशन दे रखा है, और क्वेश्चन में कितना दिया है? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। कोई कंफ्यूजन? तो 5 सेकंड में, सॉरी 10 सेकंड में बॉडी यहां तक आई है, उसके बाद ये ओपन हुआ है। तो आपको पहले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी देखेंगे, तो v0 क्या होगी? gt, मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया? 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो था जिस टाइम उसको ओपन किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए कितनी हाइट चल लिया था? 1/2 gt स्क्वायर। ये कितनी होगी? 1/2 10 इंटू 10 स्क्वायर इक्वल टू 500 मीटर ये आ चुका था। तो पीछे कितनी हाइट इसकी बच गई थी जो इसको आना था अभी? h इक्वल टू 2495 माइनस 500 इक्वल टू, तो उसको इतनी हाइट ट्रेवल करनी थी, किससे? इस रिटार्डेशन से।
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो v पता करना है। आप कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2ah। कोई कंफ्यूजन? आपके पास v क्या हो गया, रूट v नॉट स्क्वायर माइनस 2ah। v नॉट का स्क्वायर मतलब v नॉट कितना था 100, तो कितना हो गया 10,000 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 1995 का। ओके, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये 50 हो गया। ये आपके पास 10,000 में से 250 कम है, कुछ ऐसा कम होगा, निकाल लेना। 550 इंटू 5 तो लगभग रूट 250 के आसपास आ जाएगा, निकाल लेना। इसका रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ए पार्टिकल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. Then find the relation between h and h. Okay? आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट किया गया है। सॉरी, इसमें ये करेक्शन है, थोड़ा देख लो। वो सेम क्वेश्चन ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इन द टर्म ऑफ u एंड n, नॉट h। ओके, ये था h की वैल्यू पता करनी है u और n। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है। ये कोई टावर है आपके पास, इस टावर से किसी बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट किया था u वेलोसिटी। उस केस में बॉडी पहले हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, फिर वापस आएगी, ग्राउंड पर हिट करेगी। सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा t नॉट, वो कितना होता है u बाय g होता है। और ग्राउंड पर आने का टाइम अगर t है, तो अपन t को क्या लिख सकते हैं, वो कह रहा है n टाइम्स लगेगा। ग्राउंड तक आने में टाइम t लगता है, तो t को क्या लिखेंगे, n t नॉट। आपको पता है s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर ना। डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिन है अपने पास, नीचे को हाइट h है इसकी, एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में g है, तो माइनस h इक्वल टू u इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर ना। आप लिख सकते हैं h इक्वल टू माइनस u t की जगह आप क्या लिख सकते हैं, n u t नॉट माइनस माइनस प्लस 1/2 g n स्क्वायर t नॉट स्क्वायर। और t को आप क्या लिख सकते हैं, u बाई g लिख सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो गया, माइनस n u स्क्वायर बाई g हो जाएगा। ओके, प्लस 1/2 g n स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बाय, आप u स्क्वायर बाय g को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 2 को भी कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर बाय 2g। ओके, u स्क्वायर बाय 2g को आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यहां से क्या बचा n स्क्वायर, और यहां से क्या बच गया माइनस 2n। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको कोई कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है पहले, 8th क्वेश्चन, कि a balloon start to move upward from rest with a constant acceleration 20 meter per second square from ground. After 2 seconds, a stone is dropped from balloon. Then find the maximum height of stone and also find the time taken by stone to hit the ground. देखिए, आपके पास कोई बैलून है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। बैलून इज असेंडिंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके मूव करने के 2 सेकंड बाद, मान लीजिए ये ग्राउंड था, 2 सेकंड बाद बैलून यहाँ पर है, जो किसी वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है, जिसकी ग्राउंड से हाइट क्या है h। ये किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, तो कितने वेलोसिटी से गया वहां पर, v नॉट इक्वल टू 80, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, 820 दिया था, 2 सेकंड बाद कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड। हाइट कितनी होगी, u t प्लस 1/2 80 स्क्वायर, u 0 था तो 1/2 80 स्क्वायर, ये कितना है 20, और t स्क्वायर कितना है 4,
तो आपके पास कितना आ गया 40 मीटर। ये सिंपल कहानी थी। अब यहां से एक स्टोन को बाहर ड्रॉप किया गया है और आपको पता है मैंने बताया था जब भी मूविंग फ्रेम से आप किसी बॉडी को बाहर ड्रॉप करते हैं देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। इसका मतलब वेलोसिटी इसकी ऊपर कोई होगी v0, बट एक्सेलरेशन नीचे को होगा, क्या होगा g। तो बॉडी क्या है ऊपर जाएगी और फिर ग्राउंड पर आकर के हिट करेगी। अब ये मैक्सिमम हाइट इसकी ग्राउंड से पूछी गई है वो कितनी होगी, h मैक्सिमम ये होगी, जिसे आप कह सकते हैं ये आपके पास h है, ये कैपिटल H। कैपिटल H क्या, इतनी मोशन की बात करें व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी v0 देन मैक्सिमम हाइट h क्या लेते हैं u स्क्वायर बाय g, तो v0 स्क्वायर बाय 2g। v0 कितना है 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, तो आपके पास कितना हो गया ये 80 मीटर हो जाएगा। तो h मैक्सिमम आपके पास क्या हो जाएगी, h मैक्सिमम होगी h प्लस h, और h आपके पास कितना है 80 और स्मॉल h आपके पास कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूं यहां से तो टाइम क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो s कितना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ये माइनस h होगा जो कितना है -40। वेलोसिटी ऊपर की ओर है जिसे मैं प्लस 4t लिख सकता हूं, माइनस एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल है t स्क्वायर। आपके पास क्या आया 5t स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 40 इक्वल टू 0, तो आपके पास t स्क्वायर कितना आ गया, t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर। क्लियर। आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस रूट 96/2, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 प्लस ये 4 अंदर गया तो क्या होगा 4 2 8 और 4 अप्रॉक्सीमेट 9 सेकेंड के आसपास आ जाएगा। ओके, ये था आपके कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी अपन इसकी सीट को सॉल्व करेंगे। ओके, वहाँ हम कुछ और क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपने अब तक नॉर्मली क्वेश्चन पढ़े थे कि ग्रेविटी डाउनवर्ड थी और हमेशा उस पर जा तो बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दोनों ही केसेस में ग्रेविटी हम क्या लेते थे जी लेते थे, जो कि क्या थी डाउनवर्ड थी। अब हमारे पास कुछ ऐसा केस भी आ सकता है कि अगर बॉडी किसी इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग मूव कर रही हो, मान लीजिए बॉडी की मोशन किसी इनक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, उस केस में उसका टाइम ग्रेविटी के साथ कैसे चेंज होगा। ओके, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए ये वर्टिकल कोई रिंग है, इट इज ए वर्टिकल रिंग। ओके, ये इसका डायमीटर है, ये इसका सेंटर, इट इज अ वर्टिकल रिंग, और यहां पर एक वायर लगी है कुछ ऐसे, जिसका ये एंगल क्या है थीटा है। ओके, और इस वायर के सहारे कोई बॉडी नीचे आ रही है, तो आपसे पूछ सकता है ए से बी आ रही है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। आपको ए से बी तक आने का टाइम पूछा गया है। क्वेश्चन क्या द्वारा देख लीजिए, एक वर्टिकल रिंग है, वर्टिकल रिंग है कुछ ऐसे, ये ऐसे एक वर्टिकल रिंग है, यहाँ ये डायमीटर है, यहाँ से एक इसकी कॉर्ड है कोई, उसके अलोंग कोई वायर है, उस वायर के सहारे कोई बॉडी ए से बी आ रहा है, सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है। उस केस में उसका टाइम क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये 2-3 बातें आपसे पूछ सकता है। ओके, इसके लिए देखिए, जब बॉडी इसके अलोंग आएगी, इस पर ग्रेविटी नीचे को थी ना, तो उसका एक कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट क्या होगा जी कॉस थीटा। इसका एक कंपोनेंट है, क्या है वो जी कॉस थीटा के कारण ये इधर आएगी। मैं ए को सी से मिला लेता हूं। ओके, मुझे इस टोटल की लेंथ पता करनी है, कर लेंगे हम। कैसे करेंगे,
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ट्रायंगल की दो सेम साइड तीसरी के साथ सेम एंगल बनाती है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस क्या हो गया, 2 थीटा। अब आपने लामिस थ्योरम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल की साइड के बारे में पढ़ते हैं। जिस साइड की बात कर रहे हैं ओवर उसके सामने के एंगल का साइन, तो ए बी ओवर सामने के एंगल का साइन क्या हो गया, साइन पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू ए सी बाय सामने के एंगल का साइन, ए सी बाय साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं बी सी की बात करूं तो भी एंगल क्या है, थीटा है। ए बी मुझे पता करना है, साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते हैं, तो ए बी बाय साइन 2 थीटा इक्वल टू ए सी क्या है, आर है, तो आर बाय साइन थीटा। इस साइन 2 थीटा को उधर ले जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू आर साइन 2 थीटा बाय साइन थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, तो 2 आर कॉस थीटा। ये आपके पास ए बी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। अब देखो इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या है इसका, ए इक्वल टू है जी कॉस थीटा। टाइम पूछा है उसने, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वेयर ना। तो आप लिख सकते हैं एस कितना है आपके पास, एस है 2r cos थीटा। वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन क्या है, g cos थीटा और इनटू टी स्क्वेयर। cos से cos कैंसिल हो गया, तो आपके पास t कितना आ गया, 4r बाई जी का रूट, जिसे आप लिख सकते हैं 2 रूट r बाय जी। ये आपके पास क्या होगा, उसका टाइम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ओके, टाइम थीटा पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई बॉडी ए से डी आ रही होती, अगर कोई बॉडी ए से डी आ रही होती, तो उस केस में आप टाइम क्या लेते, अगर इसके अलोंग कोई बॉडी होगी तो उसकी मोशन क्या होगी, फ्री फॉल होगी, क्योंकि वर्टिकली है और वर्टिकली उस पर नीचे की ओर जी था। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टी ए डी, ये था ए बी, तो टी ए डी को क्या लिखेंगे, रूट 2h बाई जी, और h कितना है 2r बाई जी। तो 2 से 2 कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या होगा 2 रूट r बाय। इसका मतलब जो टाइम ए बी का है वही टाइम किसका होगा। इसका मतलब अगर आपके पास कोई वर्टिकल रिंग हो और इस रिंग पर जितनी मर्जी कॉर्ड हो, ईच कॉर्ड के अलोंग अगर आप अलग अलग बॉडी को छोड़ते हैं, ये पहली बॉडी छोड़ी, दूसरी इसके अलोंग, तीसरी, कितनी भी कॉर्ड आप ले लें, इन सभी के अलोंग अगर कोई बॉडी को आप ड्रॉप करोगे तो इनके इस पॉइंट पर आने में लगा टाइम क्या होगा, सेम होगा। ए से चाहे वो बी पर आए, चाहे वो सी डी ई एफ जी एच आई, ईच पाथ के अलोंग सर्कमफरेंस के दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में लगा टाइम क्या होगा, सेम होगा। जितने भी ये पाथ हैं इनके टाइम T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, ये सब वैल्यू क्या होंगी आपके पास, इक्वल होंगी। जितने भी ये टाइम हैं ये सारे के सारे टाइम आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितने होंगे, 2 रूट r बाय जी होगा। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना ले ले हम। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरी बात क्लियर। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी थी। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने जो पढ़ी है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस पढ़ी है। आइडियल कंसेप्ट पढ़ा है जिसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो, उस केस में इसकी मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे। ओके, आपके पास कोई बॉडी है और उसने बोला है कि बॉडी अंडर ग्रेविटी इस तरह से आ रही है कि उस पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है। एयर रेजिस्टेंस always offered a resistive force in the opposite direction of motion of body। दो तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है इसका, मे बी कांस्टेंट और मे नॉट बी कांस्टेंट।
हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। ओके, तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी in the presence of constant air resistance। किसी भी कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस के अंडर बॉडी की मोशन की बात कर रहे हैं। हमने देखा किसी बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया था, बॉडी किसी हाइट तक जाएगी और फिर वहां से वापस लौटकर ग्राउंड पर किसी v वेलोसिटी से हिट करेगी। बॉडी मान लो किसी हाइट h तक जा रही है। जब बॉडी ऊपर जा रही थी, ग्रेविटी नीचे की ओर थी, एयर रेजिस्टेंस भी इसका क्या था, नीचे की ओर था, जो कांस्टेंट था। मान लो एयर रेजिस्टेंस AR था, जो मोशन की ऑलवेज अपोजिट हो। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी नीचे को थी, मोशन नीचे को होने के कारण एयर रेजिस्टेंस किधर था, ऊपर को। स्टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है। अब ऊपर जाने के टाइम को अपन टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, नीचे आने को अपन टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। दो केस पूछ सकते हैं इसमें, असेंट और डिसेंट के टाइम का रेशियो और वेलोसिटी v और u का रेशियो। ओके, तो सबसे पहले अपन h हाइट की बात करें। मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है। जब ऊपर जा रही थी बॉडी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी आपके पास क्या थी, G प्लस AR। अगर G प्लस AR थी तो H इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 G इफेक्टिव। क्या पढ़ते हैं, H इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2G पढ़ते हैं। अब G नहीं है, G की जगह क्या है, G प्लस AR है। ओके, तो H इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2G प्लस AR। नेक्स्ट देखिए टाइम ऑफ असेंट क्या होगा। टाइम क्या पढ़ते हैं, U बाय G पढ़ते थे, तो अब G नहीं है, G की जगह क्या है, G प्लस AR है। मेरी बात क्लियर। जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो डाउनवर्ड के केस में G इफेक्टिव आपके पास क्या है, G माइनस AR। और जब बॉडी 0 से h हाइट नीचे गिरती है तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, √2h बाय G होता है, लेकिन G की जगह क्या आएगा, G माइनस AR हो। अगर मैं h की वैल्यू रखूं तो h क्या था मेरे पास, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू 2h को आप लिख सकते हैं u स्क्वायर बाय G माइनस AR इंटू G प्लस AR का। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है आपके पास, u बाय रूट G माइनस AR और G प्लस AR। कोई कंफ्यूजन। अब देखिए टाइम ऑफ डिसेंट पता लग गया है आपको, टाइम ऑफ असेंट पता है, दोनों का रेशियो देखें। टाइम ऑफ असेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, u बाय G प्लस AR ओवर u बाय रूट G प्लस AR इंटू G माइनस, u से u कैंसिल, आप लिख सकते हैं रूट G प्लस AR इंटू G माइनस AR ओवर, इसको भी मैं स्क्वायर में लिख लूं, G प्लस AR का होल। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आपके पास टाइम ऑफ असेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, रूट G माइनस AR बाय G प्लस, मतलब असेंट के अंदर माइनस AR और डिसेंट के अंदर प्लस AR, मतलब असेंट का टाइम कम होगा, डिसेंट का टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। h हाइट तक जाने में कम टाइम लगेगा, वहां से वापस लौटकर ग्राउंड तक आने में उसको क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, देखिए अगर आपसे वो वेलोसिटी पूछता है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के लिए देखिए h हाइट से जब ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, √2GH, बट G की जगह क्या आ गया, G माइनस AR इंटू H का डाउनवर्ड मोशन में। ओके, एक्सेलरेशन क्या था यहाँ, डाउनवर्ड के अंदर इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या लिया अपन ने, लिख लिया था G माइनस AR। हाइट h थी, h की वैल्यू पुट करें जरा, तो क्या आया 2G माइनस AR इंटू यू स्क्वायर बाय 2G प्लस AR का
2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या होगा, u रूट g माइनस ए आर बाय, ओके। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है v लेस देन हो जाएगी u से, इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था और कम वेलोसिटी से आकर के वो ग्राउंड पर हिट करेगी। मेरी बात क्लियर? ये था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। बाकी इसके मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सीट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको अपन अभी सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, इसमें तो नहीं कर पाएंगे। अभी हम इसमें एक पॉइंट और पढ़ना है, ओके, उस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई, ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी कौन सा पार्ट करेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर भी हम बात करेंगे सिर्फ जब वेरिएबल मतलब मैग्नीट्यूड जब उसका चेंज होता है, ओके, उस केस में, मतलब मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रहे। तो उस केस में 3 केस बन सकते हैं आपके पास। 3 कौन कौन से केस बनते हैं देखिए, मे बी एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मे बी एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, और मे बी एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोशन का जब इस तरह हो कि वो टाइम के का फंक्शन हो एक्सेलरेशन, देन ए रिप्रेजेंट बाय वी बाय टी, डी वी बाय डी टी। आप गिवन कंडीशन के अंदर यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे डी वी इक्वल टू एफ टी डी टी का, ओके। जो भी आपको कंडीशन दी है, टी टाइम पर वेलोसिटी क्या है, टी1 पर क्या है, टी2 पर क्या है, वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे ही आप पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, जब फंक्शन एक्स का हो तो आप ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। तो इस केस में वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब गिवन कंडीशन में दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल कर सकते हो। इसमें आपके पास चॉइस रहती है कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास फंक्शन वी दिया है और टाइम की बात कर रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हैं, और अगर पोजीशन की बात कर रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर? तो उससे आप इसका इंटीग्रेशन करते हुए रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बारी बारी से मैं इन पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं एक एक आपको। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इस पर कह रहा है कि ए बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी u and accelerated with a equal to bt, where b is constant and t is time. Then find its velocity, and displacement आफ्टर टी टाइम। आपको इससे टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। क्लियर? आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल ए इक्वल टू बी टी। तो आप ए इक्वल टू बी टी को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। तो डी वी आपके पास क्या आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और u प्लस बी टी स्क्वेयर, और ऐसा वहां ऑप्शन भी पड़ा होता है, टिक करके आ जाते हैं। बाद में पता चलता है मेरा तो आंसर गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, मतलब एक ही जगह बी टी रखा तो बी टी क्यूब हो गया। फिर पता लगता है ये तो आंसर ही गलत हो गया। भाई ये कब है, ये तब है जब एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। बट इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ओके। तो उस केस में वी कांट अप्लाई दीज इक्वेशंस, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, वो चाहे मैग्नीट्यूड से वेरिएबल हो चाहे डायरेक्शन से हो। क्लियर? तो आप इसका पहले डीवी निकालोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता है बॉडी स्टार्ट विद वेलोसिटी u, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी u, और t पर आपको वेलोसिटी पता करनी।
आपके पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू बी टी स्क्वेयर बाई टू, लिमिट रखेंगे 0 से 0 t से टी स्क्वेयर बाई टू, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस बी टी स्क्वेयर बाय, कोई कंफ्यूजन किसी, क्लियर। ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या लिख लोगे, ds इक्वल टू वी डी टी, v की वैल्यू रखते हैं u प्लस बी टी स्क्वेयर बाय टू डी टी, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, 0 पर 0 डिस्प्लेसमेंट है और क्योंकि स्टार्ट हो रही है 0 से, उस केस में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट का 0 लेंगे, t पर s हो, तो s इक्वल टू क्या आ गया, u डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन t होता है तो क्या आ जाएगा u टी, टी स्क्वेयर का होता है टी क्यूब बाई 3, तो आपके पास बी टी क्यूब बाई 3 कितना आ गया 6, ओके। तो यू टी प्लस 1/2 बी टी क्यूब नहीं होगा, 1/6 बी टी क्यूब होगा, मेरी बात क्लियर। तो इस तरह से आपके पास टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने उस केस में इस बात को फॉलो करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऐसे आपको वो कहता है कि कोई बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन दिया है, ए बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या दिया है 3x स्क्वायर एंड एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड वेलोसिटी इज, देन फाइंड द, नेक्स्ट क्या लिख लो इस क्वेश्चन को, ए बॉडी एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3x स्क्वायर where x is position at t equal to 0, x equal to 0, v equal to 0, then find the velocity, then find the velocity at t equal to 2 सेकेंड। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन जो दिया है, ये एक्सेलरेशन पोजीशन पर डिपेंडेंट है, और जब पोजीशन पर डिपेंडेंट है और आपसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी कब, किसी टाइम पर, एक्सेलरेशन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम पर, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल लोगे। कैसे, ए को आप क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स ना इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो आपके पास वी डी वी कितना आ गया 3x स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लेंगे, 0 पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 थी, x पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, आपके पास यहाँ से क्या आएगा v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v, 3x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू x, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास फाइनली क्या आया v स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब, मतलब v इक्वल टू आ गया √2x की पावर 3 बाय, आपको x नहीं पता, अब फिर आप इससे x निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे, आप लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू √2x 3/2, तो आप x को इधर लाएं तो क्या आया dx बाई x 3/2, क्यों लाएं इधर, हमें x और t का रिलेशन पता करना है, इक्वल टू √2 इंटू डी टी, आप इंटीग्रेशन कर दें, इसको ऊपर लेकर जाएं, x माइनस 3/2 dx इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन डी टी, 0 पर x 0 था, 2 पर आपको x पता करना है, क्योंकि 2 सेकेंड पर अगर x पता लग जाएगा तो आप v भी पता कर लोगे, ओके। तो आपको पता कहाँ करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी x की पोजीशन, इसकी पोजीशन पता करनी है। इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर n का क्या होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x माइनस 3/2 प्लस 1 बाय माइनस 3 इक्वल टू √2, ये आपके पास क्या आ गया -1/2, x की पावर -1/2 ओवर 1/2 0 to x। हाँ भाई, इसमें थोड़ा एक करेक्शन देख लीजिए, इसको x इक्वल टू 4 कर लीजिए, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 पर v इक्वल टू 0, इसको चेंज कर लो। इस केस में क्या होगा,
x माइनस 1 बाय ये 4 होते हैं। ओके, ये लिमिट क्या होगी आपके पास 4 होगी, इक्वल टू √2t। तो लिमिट इसको आप नीचे लाएंगे, ये आपके पास क्या मिला 1/2 √x फ्रॉम 4 to x इक्वल टू √2, t क्या है 2 माइनस 0। तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 1/√x माइनस 1/√4 इक्वल टू 4√2। ओके, तो ये आ गया 1/√x इक्वल टू ये 1/2 हो गया 4 प्लस 1/2, तो क्या हो गया 8√2/2, 9√2/2, तो 9/√2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर करेंगे तो 2/81 आ जाएगी। मेरी बात क्लियर, 2/81 आ जाएगी। इसको आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ गया √2 इंटू 2/81 रेज़ टू पावर 3/2। इसे आप लिख सकते हैं √2 इंटू 2/81 इंटू √2/9, तो आपके पास 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, तीसरा टाइप था जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। द रिटार्डेशन ऑफ ए मूविंग बोर्ड आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय ए इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, वेयर k is constant, v naught is the velocity at cutoff, then find the magnitude of velocity at time t after the cutoff। आपको रिटार्डेशन दिया है, a की वैल्यू क्या होती है dv/dt और इक्वल टू क्या है माइनस के वी क्यू। t इक्वल टू 0 कट ऑफ की बात की है, तो कट ऑफ पर वेलोसिटी दे रखी थी v/v क्यूब इक्वल टू माइनस के dt। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, कट ऑफ टाइम को 0 लिया, वहां वेलोसिटी v नॉट है, t पर वेलोसिटी v चेक करेंगे, v-3 dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन 0 से t। आप कह सकते हैं इसका क्या होगा -3 + 1 -2 होगा, तो 1/-1/2 v स्क्वायर, -2/-2 था, v नॉट से v तक माइनस के t 0 से t तक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 को आप इधर ले आओगे तो आपके पास 1/v² माइनस 1/v0 स्क्वायर इक्वल टू 2kt। आप लिख सकते हैं 1/v² इक्वल टू 1/v0 स्क्वायर प्लस 2kt। आप लिख सकते हैं 1 + 2kv0 स्क्वायर t/v0 स्क्वायर। तो इसका मतलब v इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा v0/√2kv0 स्क्वायर t + 1 आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। मेरी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, ये था आपके पास मोशन के बारे में। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लिया हमने, मोशन विद एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये आपका 1D का पार्ट था। इस पार्ट में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी को हम दो तरह से पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ओके, पहले हम सिंपल दोनों का कंबाइंड कंसेप्ट अगर पढ़ें, क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए आपके पास कोई दो बॉडी है, रिलेटिव मोशन। जब भी आप किसी बॉडी की मोशन को एक दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट देखते हैं, उस केस में हम उन दोनों में से जिसके रेस्पेक्ट देख रहे हैं उसको रेस्ट मानते हुए दूसरे की मोशन को इफेक्टिव कर देते, दूसरे की मोशन को चेंज कर देते हैं। जैसे आपको कोई कहता है कि ये आपके पास दो बॉडी थी, एक ए बॉडी va वेलोसिटी से और दूसरी बॉडी vb वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों में एंगल आपके पास थीटा है। तो आपको कोई कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखेंगे VAB वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी लिख सकते हैं इसको। ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू,
क्लियर? उस केस में आपके पास ए बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी। अगर कोई कहता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या लिखते हैं? वी बी ए वेक्टर इक्वल टू वी बी माइनस। अब अगर मुझे इनकी वैल्यू निकालनी हो, वी ए बी को आप क्या लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी लिखते हैं, मतलब इस बी को आप नेगेटिव कर लेंगे, ये आपके पास माइनस वी बी है। उस केस में आपके पास इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करेगा वी ए बी वेक्टर को। ये टोटल एंगल आपके पास कितना है? 180 माइनस थीटा। तो उस केस में वी ए बी को क्या लिखेंगे? वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा का रूट लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल कितना था? 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, तो वी ए बी आपके पास क्या आ गया? वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस 2 वी ए वी बी। ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, इस केस में अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, उस केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वी ए बी कॉस 0 मतलब 1 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी को ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का रूट लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ये क्या है? रिलेटिव स्पीड है किसकी? ए की बी के रेस्पेक्ट, जो दोनों की स्पीड के डिफरेंस के बराबर होगी। वेलोसिटी ऑलवेज वेक्टर डिफरेंस रहेगा। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उस केस में आप लिख सकते हैं, जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे उस केस में आप लिख सकते हैं वी ए बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। वी ए बी क्या होगा? वी ए प्लस वी बी होगा, जिसे अपन रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? वी ए प्लस वी बी। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? ये सिंपल कंसेप्ट है जो अपन 1D के अंदर यूज करते हैं, राइट? अगर मैं इसका डायग्राम सीधा बनाना चाहूं तो मैं ऐसे भी बना सकता था। ये मेरे पास वी ए है, ये मेरे पास वी बी है, और ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट। और अगर बी ए देखना होता तो ये मेरे पास वी ए है, ये मेरे पास वी बी है, और ये आप कह सकते हैं ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी बी। आप कह सकते हैं कि जो वी ए बी वेक्टर और वी बी ए वेक्टर है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मेरी बात क्लियर? जब भी कोई एंगल देगा इस तरह से उसका रिजल्ट निकाल सकते। अगर उस केस में एंगल पूछ ले अल्फा, तो आप इसका रिजल्ट भी निकाल सकते थे। अब लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू वी बी साइन थीटा बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा लिख सकते। ओके, उस केस में उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर अब मेरे पास 1D से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस आए तो सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बॉडी आगे जा रही है, दूसरी पीछे जा रही है, उसके रेस्पेक्ट रिलेटिव बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ओके, क्या है कि दो कार हैं, टू कार्स आर मूविंग in same direction with same velocity 30 km/h. The distance between both is 5 km. A third car C moving in opposite direction with a constant speed cross the both cars in time t equal to 4 minutes. क्वेश्चन क्या है? लिखना चाहो लिख लीजिए। टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड 30 km/h. द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार्स इज 5 km. Another car C moving in opposite direction with a constant speed
क्रॉस द बोथ कार्स इन टाइम इंटरवल, क्रॉस द both cars in time interval 4 minutes, then find the velocity of third car, then find the velocity of third car. तो इस केस में देखिए थर्ड कार की वेलोसिटी अगर v है, इस इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पर इसको तो वो क्रॉस कर चुकी है, इसने इन दोनों को क्रॉस करना है, तो इस केस में इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएगी। कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, 4 मिनट, जिसे आप लिख सकते हैं 4/60 मतलब 1/15 आर लिख सकते हैं। और इस केस में आपके पास 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव लिख सकता हूँ s/t इक्वल टू क्या होगा 5/1/15 इक्वल टू 75, तो आपके पास 30 प्लस v इक्वल टू 75, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, सिंपल आपने रिलेटिव वेलोसिटी के यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से देखने हैं। मेरी बात क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास 1D से रिलेटेड बढ़िया प्रॉब्लम्स एक ट्रेन के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ मैं अभी। ट्रेन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन देखिए, two trains A and B, two trains A and B, each of length 150 meter, are moving on parallel tracks. They cross to each other in 10 seconds, cross to each other, number 1, in 10 seconds when moving in opposite direction, and in 30 seconds when moving in same direction. Find the speed of each train. Find speed of each train. आपको each train की स्पीड पता करनी है। क्लियर? आपको पता है जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी उस केस में VAB को क्या लेंगे, VA माइनस VB, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, VAB इक्वल टू VA प्लस। कोई कंफ्यूजन? आपके पास सेम डायरेक्शन में क्या है, VA माइनस VB, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, VA प्लस VB। क्लियर? अब देखिए सेम डायरेक्शन के लिए टाइम कितना था आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों की टोटल लेंथ हो जाएगी 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 मीटर। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो टाइम कितना था, 30 सेकंड था, मतलब S बाय टाइम क्या होगा, S बाय VAB इक्वल टू 30 सेकंड। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहां से VAB आपके पास क्या है, 300/30 इक्वल टू 10 है। इसका मतलब VA माइनस VB की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। VA माइनस VB की वैल्यू क्या है, 10। अपोजिट डायरेक्शन के लिए VAB क्या होगा, 300/10 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 10 दिया है, 30 हो जाएगा। इसका मतलब VA प्लस VB आपके पास 30 है, तो इनके सम से क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और VB इक्वल टू क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का 1D के अंदर कंसेप्ट है। हम 2D में भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।